हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टेशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेसन 4 उत्सर्जन आपको चल रहा था क्लास 10 का बायोलॉजी उत्सर्जन चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क क्या है। और यही कृत्रिम वृक्क से जितने भी आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सबके सम हम एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। कृत्रिम वृक्क क्या है या कैसे कार्य करता है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिख लेंगे। कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं, तो जब किसी कारणवश वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तब मानव शरीर में आवश्यकता से अधिक किसकी मात्रा, जल की मात्रा, खनिज यूरिया की मात्रा, जहरीले पदार्थ जैसे आदि की मात्रा बढ़कर क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जिस अतिरिक्त मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिस अति विकसित कृत्रिम मशीन का प्रयोग किया जाता है, उस मशीन को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क, जिसको हम लोग डायलिसिस मशीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका चित्र बना लीजिएगा। हम आपको ये देखिए चित्र आपको दिखा दे रहे हैं, चलिए देख लिए। अब इसका कार्य प्रणाली कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन रहेगा कि कृत्रिम वृक्क कैसे कार्य करता है। तो देख लीजिए कैसे कार्य करता है, हम यहाँ से बता देते हैं आपको। चलिए यहाँ तक आप देखो कार्य प्रणाली, आपको एक ही वीडियो में पूरा जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कृत्रिम वृक्क से, हम पूरा का पूरा एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है। चलो देखो कार्य प्रणाली क्या, तो कृत्रिम वृक्क डायलिसिस में, यानी कि कृत्रिम वृक्क जिसे क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस में कई प्रकार के संरचना द्वारा यह कार्य क्या होती है, संपन्न। अब यह कार्य कौन सा कार्य, उत्सर्जन का कार्य। कौन सा कार्य, उत्सर्जन का कार्य क्या होती है, संपन्न होती है। कर रहे, इस मशीन में एक टंकी होता है। इस मशीन में क्या होता है बाबू, टंकी होता है, जिसे क्या कहते हैं, डायलाइजर। इस मशीन में एक टंकी होता है जिसे क्या कहते हैं, तो डायलाइजर कहते हैं। इसी में रोगी के हाथ से धमनी, इसी में रोगी के हाथ के धमनी से रक्त को डायलाइजर में लाया जाता है, जहां डायलिसिस फ्लूइड द्वारा जो द्रव भरा रहता है, जो रक्त के सांद्रता के बराबर होती है। इसमें रक्त को छानने के बाद सेलोफेन की बनी नली के मदद से रक्त को तरल रूप में शिरा के माध्यम से पुनः हाथ द्वारा पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया खत्म आपका कार्य प्रणाली यहाँ से, ठीक है। एक आपको कृत्रिम वृक्क से आपको चित्र दिखाएंगे, चित्र से आपको पूरा का पूरा उसको पढ़ा देंगे हम, तब इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, मनुष्य में, देखो दूसरा क्वेश्चन, दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंधित उत्सर्जी अंगों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। प्रत्येक वृक्क में एक जोड़ा प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है, जो उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कसे रूप के दंड दोनों ओर स्थित होते हैं, ठीक है। उदर गुहा के सटे दोनों ओर क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखो स्थित होते हैं। इसकी आकृति लगभग सेम के बीज के जैसा, किसके जैसा, सेम के बीज के जैसा होता है। प्रत्येक वृक्क, अब इसका रंग रूप कैसा होगा, तो प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग के, कैसा, गहरे भूरे लाल रंग का होता है, जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 मीटर चौड़ा और 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक मोटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इससे जो रिलेटेड आपको उत्सर्जी अंग है। चलिए देख लीजिए, इससे संबंधित रचनाएं उत्सर्जी अंग क्या है बाबू, निम्नलिखित है। यानी कि वृक्क से जो अभी हम आपको बताया संबंधित रचनाएं जो उत्सर्जन में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क कहते हैं। यह एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो किडनी के ऊपर एक छोटी सी थैली जैसी संरचना होती है, जिसे अधिवृक्क कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अधिवृक्क कहते हैं। यह मुख्य रूप से तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करते हैं। इसका काम क्या है, तो जब आप तनाव में होते हो, ठीक है, टेंशन में होते हो, तब ये यहाँ से क्या होती है, एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है, तो हार्मोन को स्रावित करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरी जो आपकी संबंधित इससे संरचना है, दूसरा क्या है बाबू, देख लीजिए मूत्रवाहिनी। दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका मूत्रवाहिनी। चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो मूत्रवाहिनी
करा यूरेटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक नसें यानी कि एक जोड़ा नसें निकलती है। एक जोड़ा क्या निकलती है? नसें निकलती हैं, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसकी लंबाई पुरुषों में 15 सेंटीमीटर होती है और महिलाओं में मात्र 5 सेंटीमीटर तक। यहाँ जो मूत्रवाहिनी की लंबाई है यहाँ अब आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, चलिए इतना लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा आपको। तीसरी बात, मूत्राशय। तो मूत्राशय किसे कहते हैं? चलिए हम अब इसके बारे में बताते हैं आपको। तीसरी संरचना है ना मूत्राशय। अब देखो बाबू, तीसरी संरचना मूत्र मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, पहले इसको झाप देते हैं। इसके बाद वह अंग है, मूत्राशय जो है वह अंग है जो शरीर के मूत्र यानी कि यूरिन को संग्रहित करता है। क्या करता है बाबू? जमा करता है। और यूरिन मूत्रवाहिनी की मदद से मूत्राशय में क्या हो जाती है? जमा हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैडर में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। अब अगला पॉइंट देखो, मूत्र मार्ग। अगला पॉइंट क्या है बाबू आपके पास? मूत्र मार्ग है। तो यह शरीर में स्थित एक नलिका है जो मूत्राशय और मूत्र द्वार को जोड़ती है। किसको जोड़ेगी? तो मूत्राशय और मूत्र द्वार को जोड़ती है और इसी मार्ग से होकर मूत्र यानी कि यूरिन जो होती है, अब यूरिन किसको में? तो पुरुष में भी और स्त्री में भी, मेल में भी और फीमेल में भी, तो दोनों में क्या होती है? ये बाहर निकलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क की आंतरिक संरचना। ये शायद आपको दीर्घ में एगो क्वेश्चन बना के दिया हुआ है कि वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में हमको वर्णन करो बाबू। चलो तो यहाँ से हम वर्णन कर लेते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले तो आपको ये काम ये करनी है कि वृक्क का जो हम परिभाषा अभी आपको बताए थे, ठीक है, यहाँ से देखो, जो वृक्क की परिभाषा आपको बताई, इसकी परिभाषा आपको जरूर लिख लेनी है। कौन सी परिभाषा थी? देखो, ये जो हम आपको बताया, मनुष्य में वृक्क तथा यहाँ से जो प्रत्येक वृक्क के मनुष्य एक जोड़ा, यहाँ तक एकदम परिभाषा लिख देना है। और इसके बाद ही आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। बात समझ में आ गया? चलिए अब देख लो। तो पहले आप उसका परिभाषा लिख लेना, इसके बाद लिखना वृक्क की जो आंतरिक संरचना है वो निम्न रूप से वर्णन किया गया है। जैसे वृक्क की बाहरी सतह उन्तोदर जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं तथा भीतरी सतह नतोदर कनकेव कहलाती है। ठीक है, वृक्क लगभग 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वृक्क शंकु। इनमें सूक्ष्म लंबी नलिकाएं पाई जाती है जो नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिकाएं कहलाती है। साथ ही वृक्क भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाती है? हाइलम कहलाती है। इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क शिरा में प्रवेश करती है। वृक्क धमनी जो होती है वृक्क में प्रवेश करती है और वृक्क शिरा बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गए? ठीक है, ये देखिए आपको वृक्क की आंतरिक संरचना का चित्र आपको दिखा दे रहे हैं। ये चलिए देख लिए। अब आगे क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो बाबू अगला क्वेश्चन है, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होगी? तो वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होगी? चलिए हम इसके बारे में आंसर लेते हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया वृक्क के द्वारा पूर्ण होती है। ठीक है, वृक्क को उत्सर्जन की क्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने? तो 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं, जिसका उल्लेख निम्न रूप से किया गया है। अब 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख के थोड़ू करेंगे, कोई एक नेफ्रॉन का हम वर्णन कर देते हैं। चलिए देखो बाबू, यहाँ से खरा जब वृक्क धमनी के द्वारा रक्त को कोशिका में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है बाबू? कोशिका में भेजा जाता है, परंतु यह रक्त को अशुद्धि के साथ साथ आवश्यक पोषक पदार्थों को भी क्या कर देता है? छान देता है। क्या कर देता है? छान देता है, जिसके कारण से बोमेन संपुट का पुनर्अवशोषण क्रिया करता है। पुनर्अवशोषण किसकी क्रिया करेगा? अब अशुद्ध पदार्थों को विभिन्न संरचना के माध्यम से अशुद्ध पदार्थों को मूत्रवाहिनी की मदद से बाहर निकाल देता है। अतः इस प्रकार से वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया पूर्ण होती है। तो आप पूरा का पूरा लिख लेना। हम आपको ये दीर्घ उत्तर ये प्रश्न खत्म हो गया। एक आपको क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, कौन सा? पौधों में उत्सर्जन की क्रिया। तो ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। चलिए देख लीजिए।
चलिए देख लीजिए, पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होगा। देखो यहाँ पे पौधों में उत्सर्जन, ठीक है, तो पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होगी हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। चलिए देखिएगा, पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होगा। तो कह रहा है पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। उनमें अपशिष्ट पदार्थों यानी अपशिष्ट पदार्थ रवा के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। रवा के रूप में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि पादपों को कोई हानि नहीं पहुंचती। अब इकट्ठा हो जाएगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। पौधों के शरीर से अलग होने पर तथा पत्तियों के गिरने से ये पदार्थ निकल जाते हैं। पौधे के छाल जब अलग होगा या पत्ती गिरती है तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ होती है क्या हो जाती है, वो बाहर हो जाती है। अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की क्रिया का उत्सर्जी पदार्थ उत्पाद है। जिस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में कर लिया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कर लिया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है। किसका उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। अतिरिक्त जलवाष्प बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन रंध्रों से वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अतिरिक्त लवण एवं वाष्पों के माध्यम से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। कुछ उत्सर्जी पदार्थ फल, फूल, बीज आदि के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। जलीय पादप उत्सर्जी पदार्थों को सीधा जल में ही उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः पौधों में इस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है। आप क्वेश्चन लिख देना, ठीक है, आंसर आपको बता दिए हैं, लिख देना, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर आपका